प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, सह आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नौका। आज का विषय जिस पर अपन चर्चा करेंगे वो है वर्गीकी। इसको अंग्रेजी में सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं और टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। विद्यार्थियों, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चमगादड़, गिलहरी, चील, कौवा, कबूतर, मुर्गा, सांप, छिपकली, बंदर, खटमल, जूं, मच्छर, तितली, कनखजूरा, बिच्छू, मकड़ी, कीड़े मकोड़े इत्यादि अनेक किस्मों के जंतुओं को तथा अनेक विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को हम जानते व पहचानते हैं। परंतु जीव जगत हमारे इस ज्ञान से कहीं अधिक विषम और विशाल होता है। वर्तमान में पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों की कुल संख्या का तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, लेकिन वैज्ञानिक इनको लगभग 20 लाख से अधिक विभिन्न किस्मों का पता अवश्य लगा चुके हैं और प्रतिवर्ष लगभग 10,000 नई किस्मों का पता लगाते आए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान पृथ्वी पर जीवों की वास्तव में 3 करोड़ किस्में हैं। इसके अतिरिक्त चट्टानों में प्राप्त जीवाश्म, जिन्हें हम अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं, से भी पता चलता है कि पृथ्वी के इतिहास में इस प्रकार कई करोड़ों किस्मों के जीव उत्पत्ति एवं विलुप्ति एक्सटेंशन हो चुकी हैं। जीवों के प्रत्येक किस्म की एक जीव जाति होती है। इनकी बहुत बड़ी संख्या जीव जगत में वैभिन्न अर्थात विविधता, डाइवर्सिटी का पता चलता है। अधिकांश जंतुओं की सदस्य संख्या में अधिक परंतु कुछ में कम पाए जाते हैं। कुछ जीव जातियों के सदस्य भूमि पर, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, कुछ समुद्र में, जिन्हें हम मैराइन कहते हैं, कुछ नदियों, तालाबों, झीलों आदि अलवणीय जल में अर्थात फ्रेश वाटर में रहते हैं, तथा कुछ एक अन्य जंतु एवं पेड़ पौधों के शरीर में वास करते हैं, जिन्हें हम परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। जंतुओं में कुछ जातियों के सदस्य पेड़ पौधों पर वास करते हैं अर्थात वृक्षवासी एबोरल होते हैं, और कुछ वो हवा में उड़ते हैं, उन्हें एरियल कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन जीवों में कितनी व्यापकता एवं विविधता पाई जाती है। जीवों की इतनी बड़ी संख्या और विविधता के कारण सरसरी नज़र में हमारी पृथ्वी पर जीव जगत विविध प्रकार के जीवों का एक अस्त व्यस्त कबाड़खाना सा लगता है। यदि ध्यानपूर्वक देखें तो इतनी विविधता होते हुए भी जीव जगत बहुत क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑर्डरली दिखाई देगा। यहाँ तक कि पारस्परिक समानताएं एवं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन करके सारे जीव जातियों को हम अनेक छोटे छोटे समूह, जिन्हें टेक्सा कहते हैं, में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए मछलियों अनेक प्रकार की होती है, परंतु इन सब की रचना और कायकी में इतनी समानता होती है कि इनका एक समूह पीसीज बनाया गया है। इसी प्रकार चूहे, बिल्ली, गाय, बंदर, मनुष्य आदि परस्पर काफ़ी भिन्न होते हुए भी
इन सभी में स्तन और बाल होते हैं, अतः इन्हें एक ही समूह अर्थात स्तनी अर्थात मेमेलिया में रखा गया है। रचना में ऐसी समानताएं को समझौता होमोलॉजी कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा कि मछली, मेंढक, छिपकली, पक्षी, मनुष्य आदि की रचनाओं में विभिन्नताओं के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण समानताएं भी होती है, जैसे कि इनके शरीर में कंकाल का ढांचा। अतः इन्हें एक बड़े समूह कशेरुकी अर्थात वर्टिब्रेटा में रखा जाता है। समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे छोटे बड़े समूहों में बांटना, इसको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, टैक्सिस व नोमिनिया। टैक्सिस का अर्थ होता है अंग्रेजी में ऑर्डर और नोमिया का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन। वर्गीकी को अंग्रेजी के अंदर हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ये जो ऊपर मैंने जो समानताएं असमानताएं, इन सभी प्रश्नों को हल सुलझाने वाले विज्ञान को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यह विज्ञान स्वयं इतना विस्तृत है कि इसका एक या दो अध्यायों में पूर्ण करना असंभव है। फिर भी वर्गीकी के सिद्धांत के स्वरूप हम अभी आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण सिस्टमैटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके दो प्रमुख पहलू लघु वर्गीकरण एवं गुरु वर्गीकरण माइक्रो व मैक्रो टैक्सोनॉमी होते हैं। लघु वर्गीकरण में जीव जातियों को स्पष्ट पहचानना अर्थात इनका निर्धारण किया जाता है और गुरु वर्गीकरण में जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण का दो निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, अध्ययन में सुविधा। वर्गीकरण का प्रथम उद्देश्य यह अध्ययन में सुविधा होती है। लाखों जीव जातियों को अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं होता, लेकिन मिलती जुलती जातियों के समूह में से किसी एक का अध्ययन कर लेने से पूरे समूह की जातियों का मूल ज्ञान हो जाता है। उदाहरण, किसी एक मछली के अध्ययन से हम इनकी सभी जातियों की मूल रचना, स्वभाव, आवास, कायिकी आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है विविध जीव जातियों के मौलिक अर्थात प्राकृतिक व विकासीय संबंधों का स्पष्ट बोध कराना अर्थात नेचुरल या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होती है उसका स्पष्ट बोध कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों, यह वह वैज्ञानिक है कार्लोस लीनियस जिन्हें हम इस वर्गीकी का जनक या पिता कहते हैं। वर्तमान में जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया कि लगभग 8.7 मिलियन स्पीशीज वर्तमान में इस पृथ्वी पर वास करती है। जो कार्ल वॉन लीनी को वर्गीकरण विज्ञान का पिता माना जाता है, ऊपर अंग्रेजी में कार्ल वॉन लीनी के बाद 1707 से लेकर 1778 लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पहला अवसर आया है जब आपके सामने एक वैज्ञानिक और उसके आगे वर्ष लिखा है।
आज इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता समझता हूँ कि ये जो 1707 है ये इनकी जन्म की तिथि है, और जो ये 1778 है ये इनकी मृत्यु की है। ये इनका 1707 से लेकर 1778 तक का ये इनका जीवन काल रहा है। इन वर्षों के बीच में ये जीवित रहे हैं। नाम में अभी आप देख रहे हैं 3 शब्द हैं, 3 अक्षरों, कार्ल वॉन लिनी। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में मैं आपको और विस्तृत से बताऊंगा तो ये धीरे धीरे कार्ल वॉन लिनी कार्लोस लीनियस में बदल जाएगा। ये नाम का परिवर्तन भी उन्होंने अपने नाम को बदला, जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था उसके अनुसार अपने स्वयं के नाम को द्विनाम पद्धति जो इन्होंने दी थी उसके हिसाब से अपने नाम का भी परिवर्तन कर लिया। तो कार्ल वॉन लिनी वर्गीकरण विज्ञान के पिता माने जाते हैं। इन्होंने जीवों के नामांकन के लिए द्विनाम पद्धति प्रस्तावित की और उसी क्रम में अपना नाम भी लैटिनकृत कर कार्लोस लीनियस किया। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की जिसमें सिस्टमैटिक नेचुरी और स्पीशीज प्लेनेटरी 1853 प्रमुख थी। सिस्टमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1835 में हॉलैंड से प्रकाशित हुआ तथा उनके जीवन काल में इसके 16 संस्करण प्रकाशित हुए। उपरोक्त दोनों पुस्तकें प्राणियों व वनस्पतियों के वर्गीकरण की आधार पुस्तकें मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पश्चात जिनको हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज एकमात्र परिचय की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूं कि वर्गीकरण के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आएगा जगत, जिन्हें अंग्रेजी में किंगडम कहते हैं। या तो एनिमल किंगडम होगा या प्लांट किंगडम होगा। फिर आता है संघ। संघ कहते हैं फाइलम को, और फाइलम यह शब्द देने वाले श्रेय जाता है हैकल को 1886 के अंदर। फिर आता है क्लास, वर्ग, ये लीनियस ने दिया। गण, ऑर्डर, ये भी लीनियस ने दिया, कार्लोस लीनियस ने। कुल, फैमिली, ब्रुसचली 1790 में दिया इन्होंने। वंश, जीनस, लीनियस ने दिया। स्पीशीज, जाति, ये भी लीनियस ने दी। हम इसका विस्तृत अध्ययन आगे करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, In this episode, we'll be exploring biological classification. Biological classification is a form of scientific taxonomy. As we've learnt in Phil's Insect Orders episode, taxonomy is simply a way of putting things into categories. Biological classification is how scientists categorize all living things, from bison to bacteria. The man who came up with it all was Carl Linnaeus, who came up with a system of categorizing the natural world based on shared characteristics. Most importantly, he came up with something called the Latin binomial system, a two-worded system used today to give a unique scientific name to every known species. We'll come back to that in a little bit. His ranking system was much improved by Charles Darwin's principle of common descent and the onset of modern cladistics. Instead of organisms being grouped purely on shared characteristics, they were now grouped according to evolutionary relatedness, using evidence from multiple fields. So what are the ranks that Linnaeus came up with? Well, let's go back to our dronefly. We'll start with the species, Eristalis tenax. This is the Latin binomial name, and is unique to this species. Tenax is a species name, given to only that specific type of dronefly. Eristalis is the name of the genus. There are 9 other species of dronefly in Britain that share this genus.
all of which are closely related. All members of this genus are found in the family Syrphidae, the hoverflies. Hoverflies belong to the order Diptera, the true flies. Flies are insects, and insects are part of the phylum Arthropoda. Animals with an external skeleton, segmented body, and appendages, like crustaceans, arachnids, and centipedes. Ultimately, the dronefly is part of the animal kingdom and is a eukaryote, an organism whose cells contain a nucleus. So these are the general taxonomic ranks. You can remember them using this helpful mnemonic. Do koalas prefer chocolate or fruit, generally speaking? But sometimes extra ranks are needed to classify a distinctive group within a taxa, making things a teeny tiny bit more complicated. In the case of the dronefly, all British Eristalis species and another 18 British dronefly species fall into the tribe Eristalini. The hoverfly family in Britain contains another 11 tribes. Okay, let's look at a more familiar example. A fellow mammal, the jaguar. Its Latin binomial name is Panthera onca. The genus Panthera is shared by other big cats, like the lion, leopard, and tiger. Big cats are part of the cat family, Felidae, and Felidae is part of the order Carnivora, which includes creatures like dogs, seals, and bears. Carnivora is a mammalian order, and mammals are part of the order Chordata. Other Chordata classes include our feathered backbone relatives, the birds, and the aquatic jawless fish. Again, we can add intermediate ranks. In the case of the jaguar, we get subspecies. Jaguar populations differ morphologically and genetically because of isolation and their subsequent adaptations. Jaguars have 8 recognised subspecies. So why not just call it a jaguar? Well, jaguar is its common name, but common names can differ from country to country or even within regions within a country. For example, this plant is called cleavers, sticky bud, or even goosegrass, depending on what part of the UK you're from. Sometimes 2 different species can share the same common name. In Europe, Erythicus rubecula is called the robin. In North America, Turdus migratorius is also called the robin. The Latin binomial name makes things far less confusing. It's unique to the species and is the same in every country and every language. It's universal. But remember, the Latin binomial name is not just a label. It also implies biological relationships, specifically evolutionary ones. So hopefully that shed a bit more light on how biologists categorise life. We've got specific videos on orders and families, and if you want to see those, click here.